तमाम मसाइल का जमहूरी अमल की हाल है। नमस्कार, बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं जेकेएलएच प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। कहा जाता है कि साल 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में हालात बहुत तेजी से बदले हैं, बल्कि कश्मीर की तो तस्वीर ही एक तरह से बदल गई है। चाहे 2 दिन पहले जिस तरह से श्रीनगर में वोटिंग हुई थी और उसमें जम्मू कश्मीर के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, श्रीनगर के वोटर में एक उत्साह देखने को मिला था। और इस बीच एक बड़ी खबर यह आई है कि जम्मू कश्मीर जमाते इस्लामी ने भी कहा है कि अगर उनके ऊपर से बैन हटाया जाता है, पाबंदी हटाई जाती है, तो आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर के असेंबली के जो चुनाव होंगे उस चुनाव में जमाते इस्लामी भी चुनाव लड़ना चाहती है। यानी पॉलिटिकल प्रोसेस में एक तरह से जमाते इस्लामी भी शामिल होना चाहती है। इस तरह की खबरें भी आई कि जमाते इस्लामी से जुड़े हुए जो मेंबर हैं, जो लोग हैं, वो एक तरह से श्रीनगर में जो वोटिंग हुई, जो पोलिंग हुई, उसमें वोट करते हुए देखे गए और इससे जुड़े हुए लोगों में काफी उत्साह था चुनाव को लेकर। लेकिन इस बयान को एक बड़े बयान के तौर पर देखा जा रहा है। जो बयान अब जमाते इस्लामी की तरफ से आया है, उनका कहना है कि अगर उनके ऊपर जो बैन लगा है, आपको बता दें कि 2019 में पहली बार जमाते इस्लामी पर बैन लगा था। जमाते इस्लामी को पाकिस्तान हामी एक जमात माना जाता था और इसके अलावा जो अलहदगी पसंदी से जुड़ी हुई जो सरगर्मियां थी उसमें भी जमाते इस्लामी पेश रहती थी। लेकिन जमाते इस्लामी का अब जो बयान आया है, इसे एक बड़े टर्न के तौर पर, इसे एक बड़े बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है। तो सवाल यही उठता है कि कश्मीर में जो वाकई में बदलाव हुआ है, क्या इस बदलाव का यह नतीजा है? आज इसी को हम जेकेएलएच प्राइम टाइम में भी समझने की कोशिश करेंगे। तमाम मसाइल का जमहूरी अमल की हाल है। और चलिए बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। बहुत खास शख्सियत और पैनलिस्ट मेरे साथ चर्चा में जुड़े हुए हैं। मेरे साथ डॉक्टर एसपी वैद साहब हैं, फॉर्मर डीजीपी हैं जम्मू कश्मीर के, चर्चा में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ शेख उवैस हैं जो एडिशनल स्पोक्स पर्सन हैं जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के, वो भी इस चर्चा में हमारे साथ हैं। हमारे साथ एक और बहुत खास मेहमान शमीम अहमद ठोकर जी हैं जो फैसिलिटेटर हैं जमाते इस्लामी के, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में हैं। कुछ देर में हमारे साथ कुछ और मेहमान भी इस चर्चा में जुड़ेंगे। सभी मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है जो इस चर्चा में मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं सबसे पहले शमीम अहमद साहब, मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी अभी हुरैरा साहब। शमीम साहब, जमाते इस्लामी का जो बयान आया है कि जमाते इस्लामी से अगर जो बैन मरकजी सरकार की तरफ से लगा हुआ है, 2019 में पहली बार यह बैन लगा था और उसके बाद 2024 में इस बैन को एक तरह से आगे बढ़ाया गया कि यह बैन अगर हटा दिया जाए तो जमाते इस्लामी भी पॉलिटिकल प्रोसेस में शामिल होना चाहती है और आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में जब असेंबली के चुनाव होंगे तो उस चुनाव में भी हिस्सा लेना चाहती है। बड़े बदलाव के तौर पर जमाते इस्लामी के इस बयान को देखा जाता है। शमीम साहब जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें मौका दिया। आपके चैनल की वसातत से हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बस ये कहना चाहते हैं कि अब अगर हमारा बैन हट जाता है और अगर हम इस प्रोसेस में कामयाब हो जाते हैं तो आने वाले समय में हम इस पे गौर व फिक्र करके, इस पे सोचो विचार करके, बड़ी अपने मशावरत के साथ, उनके साथ बैठ के इस पे मशावरत करके आगे का लाही अमल जो होगा वो तय करेंगे और चुनाव में हिस्सा लेने का उनसे मशवरा करके और आगे इसमें बढ़ेंगे। लेकिन शमीम साहब, सवाल यही उठता है कि इससे पहले आखिर जमाते इस्लामी ने जो पॉलिटिकल प्रोसेस उसमें शामिल ये जमात क्यों नहीं हुई? इससे पहले मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों के इल्जामात लगते रहे और इसी वजह से 2019 में जमाते इस्लामी पर एक तरह से बैन किया गया। अब अचानक ये चीज कैसे जमाते इस्लामी के जहन में, या ये इतना बड़ा बदलाव ये कैसे आया? अबू हुरैरा साहब, आई थिंक इट इज अ काइंड ऑफ कंफ्यूजन। ये तो सब लोगों को है और मुझे लगता है कि अगर हम अपनी हिस्ट्री को देखें, जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री को देखें, तो जमात इस्लामी की सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल ने 1968 में डिसाइड किया कि हम इलेक्शन में खुद आएंगे
और 1999 में हमने थर्ड टायर जो पंचायत इलेक्शन है उसमें हमने हिस्सा लिया और उसमें चीटिंग हुई। 1971 में हमने पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ा। 1971 में 72 में हमने रजिस्टर्ड एक पॉलिटिकल पार्टी और अपना जो हमारा चुनावी निशान है, मीज़ान है, तो हमने उसका इस्तेमाल करके हमने 1972 में इलेक्शन लड़ा और उसमें 5 सीटें जीती और इन स्पाइट ऑफ चीटिंग एंड बैल्कोनाइजिंग हमने 5 सीटें जीती। और 1976 में हमने फिर पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ा। 1977 में हमने असेंबली इलेक्शन लड़ा जिसमें आन जहानी मरहूम मोहतरम गिलानी साहब सोपोर से इलेक्शन लड़े और जीत गए। और 1983 में हमने फिर से असेंबली इलेक्शन लड़ा और 1987 में हमने असेंबली इलेक्शन लड़ा और फिर उसी इलेक्शन में जो रिगिंग हुई, उस रिगिंग के नतीजे में जो हमें डेमोक्रेसी के ऊपर से जो हमारा विश्वास खत्म हो गया, जो हमारा ट्रस्ट डेफिसिट हो गया, तो उसकी वजह से जो है हमने इलेक्शन लड़ना छोड़ दिया। तो हमने जब इलेक्शन लड़ना छोड़ दिया वो इस वजह से है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस अगर होते तो हम कभी भी इलेक्शंस में हिस्सा लेते, लेकिन हमें लगा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कभी नहीं हो रहे हैं। जब नहीं हो रहे हैं तो हमने हिस्सा नहीं लिया। तो हमें कभी ये मौका नहीं दिया गया अपनी बात रखने का। अगर हमें कभी मौका दिया जाता हम अपनी बात रखते और हम इलेक्शन में हिस्सा लेते, लेकिन रिगिंग की वजह से जो ट्रस्ट डेफिसिट पैदा हुआ जमात के कारकुनों में, जमात के कैडर्स में, जमात की लीडरशिप में, जमात की सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल में, तो उस वजह से हमने हिस्सा नहीं लिया और उस वजह से जो है हमने इलेक्शन में डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं किया। ठीक है, इस पर आगे भी हम चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर एसपी वैद साहब आपके पास आना चाहूंगा। इतना बड़ा बदलाव और इतना बड़ा बयान जमात इस्लामी की तरफ से, डॉक्टर एसपी वैद साहब कैसे इसे देखा जाए? अबू जी, सबसे पहले आपको आदाब, नमस्कार। देखिए, ऐसा है कि ये बयान बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, ख़ास तौर पर ऐसे वक्त में जब 370 हटने के बाद हालात नॉर्मलसी की तरफ जा रहे हैं। तो जमात इस्लामी का ये कहना कि हम अगर बैन हटा दिया जाए तो हम पार्टिसिपेट करेंगे स्टेट जबकि असेंबली की इलेक्शंस होंगी, ये बहुत अच्छा बयान है। और अगर आपको मैं यहाँ थोड़ा सा तफसील से बताना चाहूँगा कि भारत की जो डेमोक्रेसी है उसकी ब्यूटी यही है। हम भारत में ये कहा जाता है कि आपकी जो भी आइडियोलॉजी हो, आप जैसा भी विचार रखते हो, क्योंकि डेमोक्रेसी एक विचारों की रद्दोमदल है। आप आपस में बातचीत करते हैं, आप चाहे सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी भी रखते हो तो आप आइए, इलेक्शन लड़िए, डेमोक्रेसी का हिस्सा बनिए और इसमें आप असेंबली में वो मुद्दे खड़े करिए जो आप समझते हैं कि आपके हिसाब से सही है। इनफैक्ट अगर आपको याद होगा, सैयद अली शाह गिलानी जमात इस्लामी से लड़ते थे, जो हुर्रियत के बाद में चेयरमैन बने, आज वो नहीं है। तो और भारत हमेशा, वो काफी बार एमएलए भी रहे। भारत की सरकार हमेशा कहती रही कि आप हुर्रियत वाले सभी, जो आपकी जो भी आइडियोलॉजी है, आप आइए, इलेक्शन लड़िए और उसमें आप डेमोक्रेटिक प्रोसेस का हिस्सा बनिए और आप अपने जो भी विचार हैं वो रखिए उस असेंबली में और उस पर आप मुद्दों पर आइए ना, आप बाकियों को भी सुनिए और उस पर पार्टिसिपेट करिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के बहकावे पर ये सारी लिए गए। और मैं यहाँ एक बड़ी कड़वी बात भी कहूँगा कि जो जमात इस्लामी का रोल रहा है, क्योंकि मैंने 30 साल टेररिज्म से डील किया है, जो हिजबुल मुजाहिदीन सबसे बड़ी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी और आज भी है, जिसको सलाउद्दीन हेड करते हैं, वो उनका पॉलिटिकल विंग हमेशा जमात इस्लामी को माना जाता है और कश्मीर की बर्बादी में जमात इस्लामी का बहुत बड़ा हाथ है। ये कड़वी बात है, लेकिन ये अगर आम कश्मीरी से आप पूछें, वो ये मेरी जो मैं बात कह रहा हूं उसको एंडोर्स करेंगे, क्योंकि हर गांव में जो जमात के लोग हैं वो किस तरह से नेगेटिव रोल प्ले करते हैं और कश्मीर को बर्बादी में उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। तो लेकिन भारत की डेमोक्रेसी, अगर आप नॉर्थ ईस्ट में जाएं तो मिजो
का जो सेपरेटिस्ट MNF था, उसको भारत की डेमोक्रेसी ने मेन स्ट्रीम में लाया। आज वो सरकार चलाते हैं वहां। नागालैंड के जो लालथोन का क्या नाम था, उनका जो लीडर थे, वो इलेक्शन लड़े, आज वो वहां के चीफ मिनिस्टर हैं। बिल्कुल। तो आप, यही तो भारत की डेमोक्रेसी की खूबसूरती है। आप लाइए अपनी जो भी आपकी बातचीत है, आप कहिए लोग आपकी आइडियोलॉजी से कन्विंस होते हैं, आपको इलेक्ट करेंगे। अब आप डेमोक्रेटिक प्रोसेस का हिस्सा बनिए। मैं समझता हूं भारत की सरकार को इसको वेलकम करना चाहिए। लेकिन एक चीज मैं जरूर बोलना चाहूंगा, चाहे वो MNF हो, चाहे नागालैंड का हो, या चाहे कश्मीर का हो, इनसे अंडरटेकिंग जरूर लेनी चाहिए इलेक्शन कमीशन को, और वो कोई भी हो, चाहे वो किसी भी धर्म से, किसी भी पंथ से उसका ताल्लुक हो, चाहे से जो पंजाब के ऑर्गेनाइजेशन हैं, जैसे क्या बोलते खालिस्तान के जो नारा लगाते हैं, उनसे एक दो अंडरटेकिंग लेनी चाहिए कि आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे देश के टुकड़े होंगे, आप देश के बर्बादी के लिए कुछ नहीं करेंगे। बाकी आप अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से जो भी आप लोगों के मुद्दे खड़ा करना चाहते हैं, जरूर करिए। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि मंशा आपकी क्या है, और इस पर पूरी तरह से एक तरह से रजामंदी होनी चाहिए, और दिल और दिमाग एक तरह से दोनों साफ होने चाहिए। अगर आप आ रहे हैं तो इसका खैर मकदम किया जाएगा। बल्कि हमने देखा भी कि कई पार्टियों के जो जम्मू कश्मीर की सियासी पार्टियों के लीडरान हैं, उन्होंने इसका वेलकम किया, इसका खैर मकदम किया है। इस बीच हमारे साथ कुछ और खास मेहमान हैं। एडवोकेट आरिस पठानिया जी, बीजेपी जम्मू कश्मीर के स्पोक्स पर्सन है, वो भी हमारे साथ चर्चा में जुड़े हैं। और सुहेल काजमी साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हैं। सुहेल काजमी साहब और आरिस पठानिया जी, आप दोनों का भी बहुत इस्तकबाल है। मैं शेख उवैस जी आपके पास आना चाहूँगा। उमर अब्दुल्ला ने जमात इस्लामी के इस बयान का खैर मकदम किया है, किस तरह से देखा जाए? क्या वाकई में जो पार्टियां, या जो नेशनल कॉन्फ्रेंस या दूसरी जो पार्टियां कहती हैं कि 2019 के बाद कोई बदलाव नहीं हुआ है कश्मीर में, तो क्या यह बड़ा बदलाव नहीं है जो जमात इस्लामी की तरफ से पहल की गई और जो बयान दिया गया है? उवैस जी। नहीं, हम इस चीज का खैर मकदम करते हैं। जैसे आपने बोला कि हमारे कायद उमर साहब ने भी इसका खैर मकदम किया, और मैं भी अपने पर्सनल नोट पे इसका वेलकम करता हूं। बट मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही है कि आप लोग ये हर एक चीज ये 370 को लेके ही क्यों जोड़ रहे हो। मुझे ये इसमें बड़ा जी वो जी। आपने अगर 370 की बात करनी है कि 370 के बाद ये बदलाव आया, मैं 370 के बाद ये बदलाव देखना चाहता था कि बीजेपी से पार्टिसिपेट कर लेते इलेक्शन में कश्मीर के अंदर, तो लोगों का रुझान समझ आ जाता कि लोगों का जो माइंड सेटअप है क्या है। वी आर नॉट कि हम इसके खिलाफ है, ये बहुत अच्छा मूव है। काफी टाइम लगाया इन्होंने, मुझे लगता है अरसे बीत गए। अब हमारे कायद डॉक्टर साहब ने तो 92 में भी इन लोगों से कहा था कि कि आप मेन पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट कीजिए, डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट कीजिए। गन से कोई सोल्यूशन नहीं, जो बातचीत से सोल्यूशन होएगा। और हमें अपनी देश पे पूरा यकीन है। जिन चीजों पे हम जैसे अभी DGP वेद साहब भी बोल रहे थे कि हम कल को देश के आईमान में वो चीजें अपने देश के सामने पुट कर सकते थे। बट अनफॉर्चुनेट हुआ कि एक लंबा अरसा चला। मैं चाहता हूं कि अगर ये बड़ा एक पीसफुल मूव है, मतलब अल्लाह करे कि ये इन कमिटमेंट पे रहे कि यहाँ पे जो जाने, चाहे हमारे सोल्जर, चाहे हमारे बेचारे वो नहीं, लड़के 370 के बाद 370 के बाद शेख उवैस जी, अलहदगी पसंदी जो थी वो खत्म हुई या नहीं खत्म हुई? हुर्रियत की कमर एक तरह से टूटी या नहीं टूटी? आतंकवाद खत्म हुआ या नहीं खत्म हुआ? जिस जमाते इस्लामी को पाकिस्तान का तर्जुमान समझा जाता था, आज वो भारत के पॉलिटिकल प्रोसेस में शामिल होना चाह रही है। तो ये 370 के बाद क्या बदलाव नहीं है? नहीं, आप मुझे 370 के बाद, अगर ये पहले ये वाला मुंह से पहले, मैं चाहता हूं कि जिस डेमोक्रेसी की हम बात कर रहे हैं, अगर कोई मिलिटेंट किसी फैमिली का रहा, अभी जो मेन चीज है 370 की, अगर आप बात कर रहे हो कि आप किसी को डरा के धमका के जितना आप प्यार मोहब्बत से इनको प्लेटफॉर्म पे ला सकते हो। आई गिव यू एन एग्जांपल
कि कोई फैमिली मेंबर, उसका कोई एक्स मिलिटेंट कभी 90s में था, उस बेचारे को पासपोर्ट नहीं मिल रहा है, उस बेचारे डर की को वजह जॉब से तो मिल लोग रहा पहले है। वोट करने के लिए नहीं निकलते थे। आप देखिए कि इस बार रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई या नहीं हुई श्रीनगर में। लोग कहते थे कि पहले डर रहता था, इस वजह से नहीं निकलते थे, धमकाया जाता था, कैलेंडर निकलते थे बाकायदा। अब इस बार आप देखिए कि तमाम चीजों से हटकर वोटिंग का रिकॉर्ड बना या नहीं बना। क्या यह बदलाव नहीं है? बिल्कुल 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 बदलाव है, बट आपको इस चीज को पहले कंसिडर करना चाहिए, आपको एनालाइज करना चाहिए ग्राउंड पे। वो कि अगर निकले, हम उस चीज का वेलकम करते, बड़े खुश हैं हम, बट यहाँ पे लोग जो 370-35 का एज जो डिसीजन जिस तरह लिया गया, हर एक चीज का अपना तरीका होता है। ये जो इन्होंने उस टाइम पे हरफे यूज किए, 1 साल कश्मीरियों को बंद रखा गया, एक केज में रखा गया, वो तरीका डेमोक्रेसी वाला तरीका नहीं था। ये जवाब 370-35A के लिए हमारा तो खुला प्रचार था कि हमको डेमोक्रेसी बचानी है, हमको 370 और 35A की बात आइन में, पार्लियामेंट में करनी है। तो आप निकलिए और वोट कीजिए। अब आप वेट कीजिए 4 जून का, आपको रिजल्ट उसी टाइम पे समझ आ जाएगा, क्योंकि हमारा तो खुला, हमने अपना ये जो प्रचार किया है, हमने तो वही किया ना कि जी 370-35 ठीक है ठीक है। मैं इसे उवैस जी मैं सुहेल काजमी साहब से इसे थोड़ा समझ लेता हूं। आरिस पठानिया जी, मैं आपके पास भी आ रहा हूं क्योंकि सुहेल काजमी साहब को शायद जाना है। सुहेल काजमी जी, सर, जमात इस्लामी का ये जो बयान आया, इसका सभी ने वेलकम किया है। जिस तरह से बहुत तफसील में डॉक्टर एसपी वैद साहब ने भी बताई तमाम चीजें, लेकिन जो एक बात ये कही जाती है कि 370 के बाद जो बदलाव हुआ, इसे बहुत सी पार्टियां नहीं मानती। जिस तरह से शेख उवैस भी इसे नकार रहे हैं कि 370 के बाद ही आखिर क्यों। लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि 370 अगर नहीं हटता तो इस तरह के मूव और इस तरह के पहल, इस तरह के बदलाव शायद नहीं होते? बिल्कुल, आप ठीक कहते। देखिए, एक फोबिया था ब्रेन में, वो निकल गया, और एक अंतर जो है वो साफ तौर पे सामने आ गया कि हम बाकी यूनियन टेरिटरीज की तरह और बाकी रियासतों की तरह हिंदुस्तान की एक रियासत है। और स्पेशल कहते हैं, था कुछ नहीं स्पेशल ये कहते हैं कि कुछ लोगों के कहने पे जम्मू कश्मीर चलता था, और उसका फायदा मेजॉरिटी ऑफ द सेक्शन 99.5% लोगों को नहीं होता था, और गुमराह होते थे लोग। अभी आपने कहा कि जमात इस्लामी का एक फैसला है कि वो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। मैं ये समझता हूं कि अगर कोई सुबह का भूला हुआ शाम को घर आ जाए, तो मैं समझता हूं उसको एक राह देनी चाहिए, हमवार राहें देनी चाहिए, और एक वेलकम स्टेप है। और जो कहते हैं कि डिक्टेटरशिप से कोई इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए, मैं समझता हूं कि डिक्टेटरशिप से कश्मीर तबाह हुआ है, पाकिस्तान की रहनुमाई पे, पाकिस्तान की डिक्टेशन पे, पाकिस्तान के पैसे से, पाकिस्तान की बाकी चीजों से। जो लोग, कुछ लोग कोशिश करते थे कि फिजा को खराब करने की, और वो करते रहे, और हमने एक जनरेशन खो दी जो एक इररिपेयरेबल लॉस है। आज अगर चीजें सामान्य होती हैं और जमहूरी तर्जों पे जम्मू कश्मीर आगे बढ़ता है और सब उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और ये बहुत अच्छी बात है कि जमात इस्लामी के लोग आते हैं। 72-73 में गिलानी साहब खुद MLA थे, और पता नहीं क्या चीज चली, गनी लोन साहब भी मिनिस्टर रहे यहाँ पे एजुकेशन 73-72 में, और क्या चीजें आई कि मफ बन गई, फिर हक खुदरातियत शुरू हो गया, और हमने तबाही देखी। और आज अगर चलो देर आए दुरुस्त आए, आ तो गए, तो अगर आ रहे हैं तो उसको वेलकम कीजिए। मैं ये समझता हूं वी शुड ऑल वेलकम देम विद ऑल गुड, विद ओपन आर्म्स। बिल्कुल जाहिर सी बात है। बड़ी अच्छी बात सुहेल काजमी साहब आपने कही कि सुबह का भूला हुआ शाम में अगर लौट आए तो उसका एक तरह से वेलकम और खैर मकदम किया जाना चाहिए। और जमात इस्लामी का ये बयान है, ये एक बड़े बदलाव की तरह से जम्मू कश्मीर की पूरी सियासी सूरत हाल में इसे एक तरह से देखा जा रहा है, सियासी तस्वीर में। मैं आरिस पठानिया जी आपके पास आऊंगा, और तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत छोटा सा मुझे ब्रेक लेना है, ब्रेक पर जाऊंगा, और उसके बाद जो हमारी चर्चा है इसे हम जारी रखेंगे। पापा,
तमाम मसाइल पर जमहूरी अमन की हाल है। तो जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर भी एक तरह से चुनाव लड़ना चाहती है और ये बड़ा बयान जमात इस्लामी की तरफ से आया है कि अगर उनके ऊपर जो बैन लगा हुआ है सेंटर की तरफ से वो बैन हटाया जाता है तो वो भी पॉलिटिकल प्रोसेस में शामिल होना चाहते हैं। कितना बड़ा बदलाव है और कितना बड़ा ये बयान है जम्मू कश्मीर के बदलाव को लेकर, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं ब्रेक के बाद सीधे एडवोकेट आरिस पठानिया जी आपके पास ही आना चाहूंगा। बहुत देर से आप वेट कर रहे हैं। पठानिया जी, किस तरह से देखा जाए, जो लोग कभी वोटिंग का बहिष्कार करते थे, चाहे हुर्रियत के लोग हों चाहे जमात इस्लामी के लोग हों, उन्होंने वोट किया है। श्रीनगर में वोटिंग हुई है, हुर्रियत के लोगों ने भी वोट किया और जमात इस्लामी के जो सदस्य हैं उन्होंने भी वोट किए हैं। और जो अब बयान आया है इसे किस तरह से देखा जाए? जी, सबसे पहले तो ये श्रीनगर पार्लियामेंटी हलके की जो बम्पर वोटिंग है, जी, बम्पर तो नहीं लेकिन अगर ट्रैक रिकॉर्ड से अगर आप देखें तो जमहूरियत ने पोल बाइकॉट को जिसे कहते हैं डिफीट किया है, इररिस्पेक्टिव ऑफ। मेरे साथी भी मुझे बोल रहे थे कैंडिडेट उठाना, भी अमित शाह साहब ने भी अपना एक इंटरव्यू दिया है। कैंडिडेट जितवाना या सरकार बनाना वो एक सेकेंडरी इशू है जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर में जो पीस बहाली, जो अमन की वापसी भारतीय जनता पार्टी ने की है और जो इतना बम्पर वोटर टर्नआउट कश्मीर में हुआ, मुझे लगता है ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बल्कि पूरा देश, पूरा जम्मू कश्मीर और पूरी दुनिया ने इसमें एक चैन की सांस ली है। वो जो सेपरेटिस्ट ताकतें ही, जो ऐसे जो विघटनकारी जिसे कहते हैं तत्व है, वो हाशिए पे हैं। सरकार बड़ी तेजी के साथ अमन बहाली में पीछे है। सख्ती के साथ सरकार का जिसे कहते हैं जो लिम्ब ऑफ द लॉ और लॉ ऑफ द लैंड है वो एनफोर्स करवाया गया जम्मू एंड कश्मीर में। और इसी सब का एक नतीजा है कि आज जमाते इस्लामी भी, मैं देखें बड़े साफ और स्पष्ट, मेरे पहले बड़े बायनाज लोगों ने इसको रेफर किया तो है। पठानिया जी, इसकी वजह क्या, ये जो बदलाव है इसकी वजह आप क्या मानते हैं? कोई प्रेशर है, कोई दबाव है, या 370 हटने की वजह से ये मुमकिन हो सका है? किस वजह से ऐसा हो रहा है? मैंने ये 5 अगस्त 2019 का ऐतिहासिक फैसला और उसके बाद जो भारत सरकार के जो छोटे छोटे एफर्ट और एंडेवर जम्मू कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में जो लिए गए, ये डायरेक्टली उसका डायरेक्ट डिविडेंड है। और एक मैसेज बड़ा साफ और स्पष्ट है कि भारत को गाली भी दोगे, भारत की मुख्य धारा को जिसे कहते हैं अवरुद्ध भी करोगे, भारत में हल्ला गुल्ला भी करोगे और उसके साथ साथ भारत में एक राजनीति करने का अवसर भी लोगे, ये कम से कम चलेगा नहीं। ये बात बिल्कुल साफ और सेटल्ड है। ये पॉलिटिकल पार्टीज, सेपरेटिस्ट और जितने भी एमएलगम्स हैं उनमें ये मैसेज बिल्कुल डाउन द स्पाइन है। मेरा विनम्र निवेदन है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी तो इसे नहीं मानती है। ओवैस जी हमारे साथ बैठे हुए, वो तो इसे 370 की वजह इसे नहीं मानते हैं कि 370 की वजह से ऐसा हुआ, 370 की वजह से वैसा हुआ। ओवैस जी तो इसे नहीं मानते हैं। आपके सामने अभी जमात इस्लामी के प्रवक्ता पूरा डिटेल से बता रहे थे कि वो एनसी के कार्यकाल की जिसे कहते हैं वो हाइलाइट्स आपको गिनवा रहे थे कि हम तो चुनाव में लड़ते थे, हमारी आवाज नहीं सुनी जाती थी, बाद में रैगिंग होती थी, अल्टीमेटली हमने डिसाइड किया कि हम दूसरी लाइन पे चले। ओवैस साहब इस पे कम से कम अपना स्पष्टीकरण अगर देते तो अच्छा रहता। तो मेरा एक जिसे कहते हैं साफ और स्पष्ट हमारा एक स्टैंड है इसमें कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इंक्लूडिंग जमात इस्लामी को मिला के कोई भी पॉलिटिकल प्रोसेस में, ओवैस जी आप जवाब दे सकते हैं बीच में। जी, लेकिन लॉ ऑफ द लैंड, भारत का संविधान का एक संवैधानिक एक ढांचा है, एक फ्रेमवर्क है। उस फ्रेमवर्क में रह के ही इलेक्शन कमीशन भी उन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज को चुनाव लड़ने की, चुनावी सरगर्मियां करने की, कैंडिडेट खड़े करने की परमिशन देता है, जो उस कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जिनके पास सम्मान हो और कॉन्स्टिट्यूशन का वो जो दायरा है, संविधान का जो दायरा है, उसी दायरे के बीच में ही रहे। आज जमात इस्लामी ने अगर अपना चुनाव लड़ने की अगर इच्छा जाहिर की है तो इसका डायरेक्ट जिसे कहते हैं पर्पस है कि जो लिमिट है, जो एक लक्ष्मण रेखा है संविधान की, उसके बीच में रह के ये मुख्य धारा का पार्ट बनना चाहते हैं। और मुझे लगता है सरकार और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एप्रोप्रिएट मौके पे इस पे एप्रोप्रिएट जिसे कहते हैं उपयुक्त फैसला जरूर लेगा। लेकिन ये बहुत बड़ा एक जिसे कहते हैं आई ओपनर है, जिस तरीके से पिछले 7 दशकों से कश्मीर बहुत बड़ा बदलाव। बिल्कुल, मैं पठानिया जी जल्दी से शमीम साहब से एक सवाल और ले लेता हूं, जमात इस्लामी से जुड़े हुए हैं। शमीम अहमद साहब, क्या इसे एक दबाव के तौर पर देखा जाए या
एक मुश्किल, एक मजबूरी है, इसे उस तरह से देखा जाए, या जमाते इस्लामी अब ये समझ रही है कि पॉलिटिकल प्रोसेस जो है वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तमाम जो मसले मसाइल हैं उसका हल जो है वो इलेक्टोरल प्रोसेस और पॉलिटिकल प्रोसेस के जरिए ही निकाला जा सकता है? देखिए अबू हुरैरा साहब, जमात इस्लामी, यू आर अंडर एस्टिमेटिंग जमात इस्लामी इंटेलिजेंस हियर। देन Jamaat Islami has never done anything in compulsion and is not doing anything in compulsion. Jamaat Islami, whatever is doing and whenever is doing, it is doing by conviction, and it has realization of the things that geopolitical scenario has changed, things have moved on, and we have to change our strategy, and we have to change our scenario with the changing scenario of the country. तो that is why कि हमने सोचा कि हमें वो चीज करनी चाहिए कि हमें लग रहा है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने वाले हैं। 370 के बाद जो हालात बदले हैं, 370 के जी 370 के बाद बहुत सारे हालात बदले हैं, बच्चे नहीं मरे हैं, सड़कों पे बच्चे नहीं मरे हैं, खून खराबा नहीं हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी हुआ है कि यहाँ पे जो लोगों को वैक्यूम नहीं दिया जा रहे हैं, बोलने का जो अधिकार नहीं दिया जा रहा है, और लोगों को जो एक्सप्रेशन का मौका नहीं दिया जा रहा है, और इसके साथ साथ जो लोगों को ट्रस्ट डेफिसिट है अपनी डेमोक्रेसी पे और अपने जो है सरकार पे, तो वो बहाल होना चाहिए इसके साथ साथ। लेकिन ये बदलाव है कि शेख ओवैस जी, देखा आपने सुना जो बात यहां पर शमीम साहब कह रहे हैं कि किसी दबाव में नहीं, बल्कि 370 के बाद जिस तरह से माहौल बदला है, ऐसे माहौल में जमाते इस्लामी अब यह फैसला कर रही है कि इलेक्टोरल प्रोसेस और पॉलिटिकल प्रोसेस में जाना चाहिए, तमाम मसले वहीं से हल होंगे, कोई दबाव नहीं है। 370 के बाद जो माहौल बदला है उस माहौल में जमाते इस्लामी इस तरह का फैसला ले रही है। पहले तो मैं पठानिया जी से और आपसे भी ये कहना चाहता हूं कि जो 370 जी वो कहीं पाकिस्तान वालों से हमने लिया नहीं था, वो ना पाकिस्तान वालों ने दिया था हमें, ना वो चाइना से वो 370 आया था। इट वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन अस द 370, इट वाज नॉट गिवन बाय सम नेबरिंग कंट्री आउट देयर। अब आप ये 370 को लेके आप मुझे पहले ये बताइए, अगर ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से आया था, हमारे कंट्री से आया था, तो इसको तोड़ने की जरूरत क्या थी? अगर आप इसको खत्म ही करना था, प्रोसीजर, आप लोगों ने नहीं, आप डेमोक्रेसी, हम डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं। मैं एक युवा यूथ हूँ जम्मू कश्मीर का, मैं आपसे कह रहा हूँ कि लोगों के दिमाग के अंदर अभी भी वो 370-35 का वो हॉरर एक साल का जो चला कि हम कंट्री का फ्लैग लेके, हमने कंट्री का फ्लैग जिंदा रख के यहाँ पे हमें ही लोगों को बंद रखा गया। आप देखिए कितने हमारे जो एक्स चीफ मिनिस्टर से और प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर से या हमारे एक्स मिनिस्टर्स थे, सबको बंद रख के 1 साल केज में आप लोगों ने उस टाइम पे बंद रखा। आप आज दावा कर रहे हो अब इलेक्शन का टाइम है, देश में इलेक्शन चल रहे, अब जी बहुत बड़ा बदलाव जी, जमीयत वाले अभी अब इलेक्शन लड़ेंगे। देखिए मैं आपको क्लियर कट कर दूं, देश में लोग सब समझ चुके हैं कि क्या है क्या नहीं है। इस पे आज के डेट पे देश में कोई वोट मिलने वाला है नहीं। देश को रोजगार चाहिए, देश को महंगाई से निजात चाहिए। श्रीनगर की पोलिंग ओवैस जी आपने नहीं देखी लग रहा है। जमात की तरह अपने आप को बदलें जरा, जमात सीख गई, आप भी सीखे, थोड़ा बदलें अपने आप को, थोड़ा माहौल के मुताबिक आप भी ढले यार। ये चलेगा नहीं 70 वर्ष आपने चलाया है। 370 स्पेशल स्टेटस, मैंने पोलिंग अच्छे से देखी। मैं कह रहा हूँ वो जवाब मैं कह रहा हूँ कि वो जवाब हो गया। अब नए माहौल में, नए दौर में, नई किस्म का पॉलिटिक्स करें तभी अब रेलेवेंट हो पाएंगे। हमारी भी जो गैर गिना गया वो जवाब, रिस्पेक्ट योर पॉलिटिकल पार्टी, We respect your politicians also. हमारे लोगों ने उस चीज के लिए निकला और चलिए थोड़ा सा वॉइस में प्रॉब्लम आ रही है ओवैस साहब, मैं दोबारा से आऊंगा। मैं डॉक्टर एसपी वैद साहब आपसे भी समझना चाहूंगा, 370 के बाद जो हालात बदले और जिस तरह से शमीम अहमद साहब भी जमात इस्लामी से जुड़े हुए, उन्होंने भी यही चीज कही कि 370 के बाद अब जो माहौल बदला है, अब जो एक तरह से इससे पहले का जो माहौल था जिसकी वजह से जमाते इस्लामी ने इलेक्टोरल और पॉलिटिकल प्रोसेस ही एक तरह से छोड़ दिया था, लेकिन 370 के बाद एक बार फिर से एतमाद बढ़ रहा है लोगों में
चीजें बदल रही है, माहौल बदल रहा है, इस वजह से जमात इस्लामी ने फैसला लिया है। इस पर मैं डॉक्टर एसपी वैद साहब आपसे और समझने की कोशिश करूंगा। एक और बहुत छोटा सा ब्रेक लेना है, तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं, फौरन हाजिर होते हैं। डॉक्टर साहब, ये माँ के ऑपरेशन के पैसे। तमाम मसाइल का जमहूरी अमल की हाल है। तो जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर तमाम मसाइल का हल एक तरह से जमहूरी हल में ही देखती है और बड़ा ऐलान किया गया है जमात इस्लामी की तरफ से कि अगर बैन हटाया जाता है तो वो भी पॉलिटिकल प्रोसेस में और चुनाव में जमात इस्लामी अपने उम्मीदवारों को उतारेगी और चुनाव में एक तरह से हिस्सा लेगी। एक बड़े बदलाव के तौर पर इसे देखा जा रहा है। अब ब्रेक के बाद मैं सीधे डॉक्टर एसपी वैद साहब आपके पास ही आना चाहूँगा। सियासी बयानबाजी भी काफ़ी चर्चा में बीच में हुई, लेकिन डॉक्टर एसपी वैद साहब, 370 के बाद क्या वाकई में जमात इस्लामी का ये बयान हो या श्रीनगर में जो वोटिंग हुई, लोगों में जितना उत्साह था, जमात इस्लामी और हुर्रियत से जुड़े हुए जो मेंबर हैं उन्होंने भी वोट करने के लिए निकले, नए वोटर्स निकले, महिलाएं घर से बड़ी तादाद में निकली, क्या वाकई में 370 के बाद अब एक जो कहते हैं कि एतमाद लोगों में बढ़ा है, लोग अब चाहते हैं कि कश्मीर आगे बढ़े और कश्मीर के लोग भी आगे बढ़ें और उस प्रोसेस को लोग एक तरह से आगे बढ़ा भी रहे हैं, बढ़ाना चाहते हैं? देखिए, जमात इस्लामी के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनका बयान आपने सुना। उन्होंने कहा कि कोई इनोसेंट किलिंग नहीं हो रही। ये बहुत अहम बयान है। बिल्कुल। जब हालात में तब्दीली 370 के बाद इस तरह से आई, ये सच है कि इनोसेंट किलिंग अगर आप पिछले 4-5 सालों का वो देखें, जब से 370 हटा है, इनोसेंट सिविलियन किलिंग नहीं हुई है और ये बहुत बड़ा एक इशू बनता था। मुझे याद है जब पत्थरबाजी होती थी तो नेचुरली फोर्सेस रिएक्ट करती थी, गोली चलती थी, पहले टीयर गैस चलती थी, अल्टीमेटली जब ज़्यादा लोग जख्मी होते थे तो गोली चलती थी, उसमें सिविलियन लोग जख्मी होते थे, कुछ लोग घायल होकर फोत भी हो जाते थे। तो ये जो ग्राउंड रियलिटी बदली है, ये जब ये पत्थरबाजी के इंसिडेंट ख़त्म हो गए, टेररिज्म बिल्कुल डिप कर गया, हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। आपने देखा किस तरह की परसों पोलिंग हुई है, वो दिखाता है कि कितना हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम फेयर है। आप हर एक को लड़ने का हक है, चाहे वो एनसी से हो, पीपल्स लीग से हो, किसी भी पार्टी, पीडीपी से हो, तो इस तरह से हुर्रियत वाला भी लड़ सकता। वही तो इतने सालों से हम भी कह रहे थे, जिसका जमात इस्लामी एक कॉन्स्टिट्यूएंट था, सैयद अली शाह गिलानी, उसी के एमएलए कितने साल रहे, सजाद लोन के फादर प्रोफेसर गनी लोन साहब रहे हैं, खुद एमएलए। तो ये सारी तब्दीली जो है और जो एतमाद था पॉलिटिकल प्रोसेस पे, जो इंडियन डेमोक्रेसी की ब्यूटी है, वो इन्होंने रियलाइज़ किया कि वायलेंस से, पत्थरबाजी से, और ये सारी चीज़ें पाकिस्तान से इंस्पिरेशन आती थी, हुर्रियत हो या बाकी जो सेपरेटिस्ट पॉलिटिक्स करते थे, तो पाकिस्तान का रास्ता फॉलो करके आपका अंजाम बर्बादी ही बर्बादी है और कुछ नहीं मिलेगा। बिल्कुल। आपने देखा जिस तरह आज पाकिस्तान बर्बादी के कगार पे है, और आपने देखा पीओके में क्या हालत वहां की एस्टैब्लिशमेंट ने किया, किस तरह से अंधाधुंध गोलियां चलाकर, कल मैं सुन रहा था 18 लोगों को मार दिया, और किस तरह से लोग इतने तंग पड़े हैं, चाहे वो बिजली का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, आप मरने मारने पर आ गए। तो उस रास्ते पे चल के आपको वही हालत होनी है। जबकि यहाँ एक अल्टरनेट है, जहां अगर आप अमन से चलें या डेमोक्रेसी का हिस्सा बने, वोट डालें, आप अपने व्यूज रखें और आप भारत की डेमोक्रेसी का हिस्सा बने,
दुनिया की तीसरी वर्ल्ड इकोनॉमिक पावर बनने वाले हो, आपको सारी आजादी है हर किस्म की। हाँ, आप देश तोड़ने की बात करेंगे, आप कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ने की बात करेंगे, तो वो फिर कोई भी होगा, चाहे वो किसी भी धर्म से या पार्टी से या किसी भी जमात से ताल्लुक रखता होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, वो होनी भी चाहिए। तो लेकिन आपको यहाँ पूरा फ्रीडम है हर चीज अपने व्यूज का एक्सचेंज करने का, आप उसका हिस्सा बने। बहुत बड़ी तब्दीली है, मैं इसको बहुत बड़ी तब्दीली मानता हूं। बिल्कुल जाहिर सी बात है डॉक्टर एसपी वैद साहब की एक बड़ी तब्दीली है, और अब आने वाले दिनों में जमाते इस्लामी का जिस तरह से सियासी पार्टियां और लीडरान खैर मकदम कर रही हैं, सेंटर की तरफ से इस पर क्या कुछ फैसला लिया जाता है, ये देखना भी बहुत अहम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बातचीत हुई। समय की कमी है मेरे पास, डॉक्टर एसपी वैद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, शमीम अहमद साहब, शेख उवैस जी, एडवोकेट आरिस पठानिया जी और सुहेल काजमी साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जेकेएलएच प्राइम टाइम में आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार। किसानों को जारी रहेगी 6,000